हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की जलवायु। कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो भारत की जलवायु। टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक जो चल रहा है वो है भारत की जलवायु। और जिसमें हम लोग जो सब टॉपिक कर रहे हैं और आज उसकी लास्ट क्लास है। अगर हम बात करें तो आज हम जो इसके अंतर्गत यानी भारत की जलवायु के अंतर्गत एक सब टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो भारत की जलवायु को प्रभावित यानी इंपैक्ट करने वाले जो भी कारक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमारे भारत की जो जलवायु है, ठीक है, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडियन मानसून या इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो इसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम लोग काफी लगभग 3 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, आज इसकी चौथी क्लास है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम बात करें। और इससे पहले भारत की जो जलवायु है उससे हम बहुत सारी चीजें उसमें कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया है कि भारत की जलवायु में मानसून और जलवायु में क्या अंतर होता है, मैंने ये आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि भारत की मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। जैसे आपको बताऊं तो थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली, फ्लोन का गतिशील सिद्धांत और जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है, ये मैंने आपको 3 सिद्धांत पढ़ाए हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मानसून का वितरण पूरे भारत में किस प्रकार होता है, जलवायु या वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता, वो मैंने आपको पूरा कराया। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत की जो क्या कहते हैं ऋतुएं हैं, यानी सीजन्स ऑफ इंडिया जो है, भारत की जो ऋतुएं हैं, मैंने उनको 4 ऋतुएं उनको बहुत डिटेल से कराया है। फिर देन मैंने आपको यह शुरू किया था कि भारत की मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, और उसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी चीजें करा दी हैं। जैसे मैंने आपको भूमध्य क्या बोल पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया। अल नीनो ला नीनो क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। कैसे हमारे भारत को प्रभावित करते हैं मानसून को, ये मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर जो चीजें थी वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, जहां से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है मेंस की पीटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेंस से भी पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो इसको बहुत कायदे से आपको पढ़ना है। और जो भी बच्चे नए हैं वो पीछे क्लास भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से दोस्तों, तो मैंने आपको पहला, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमालय है। ठीक है, मैं इसको डिफरेंट पेन से अब लिख दे रहा हूं। जैसे कि हिमालय है, हिमालय हमारी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, या मानसून कह दीजिए। दूसरा दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया मानसूनी जो पवने हैं, जो इतनी भी मानसूनी पवने हैं वो भी क्या करती है, हमारे जलवायु को प्रभावित करती। थर्ड जो है, एक सेकंड में दूसरा पेन ले रहा हूं क्योंकि इससे थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, थर्ड मानसूनी पवनों के बाद मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको याद है? हिमालय, मानसूनी पवने, फिर मैंने हिंद महासागर बताया था कि हिंद महासागर भी हमारे जलवायु को प्रभावित करता है, जिसमें मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी, आपको याद होगा बहुत कायदे से। चौथा फिर मैंने आपको पढ़ाया था पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाया फिर मैंने कि पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत को कैसे प्रभावित करता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया 5वां अल नीनो। ठीक है, अल नीनो, और फिर इसी में ला नीनो भी मैंने आपको पढ़ाया, ला नीनो। ठीक है, फिर 7वां जो है आज हम लोग पढ़ेंगे स्थलाकृतियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करती हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और 8वां आज चलो जेट स्ट्रीम भी मैं आपको बता ही दूंगा कि जेट स्ट्रीम हमारे भारत को कैसे प्रभावित करती है। हालांकि आप जितने भी बच्चे हैं उनको पता है कि जेट स्ट्रीम हमारे भारत को कैसे प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मानसून यानी इंडियन क्लाइमेट के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, इतने कारक, और आपको मेनली मैं बता दूं, आपको मेंस के पेपर में मान से 5 से 6 ही लिखने होंगे।
ये 8 मैंने बता दिए कि आपको 8 में से कोई भी 5-6 याद रहे आप आराम से मेंस में लिख दीजिएगा। लेकिन आप 5 लिखने का अगर मैं कहूं, अगर आपको कौन कौन से कारक है जो भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन में लिखूंगा तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से लिखूंगा। एक तो हिमालय को मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, दूसरा मानसूनी जो पवने हैं उनको मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। हिंद महासागर को मैं छोड़ सकता हूं एक बार के लिए, पश्चिमी विक्षोभ को भी मैं लिखूंगा, और ये अल नीलो ला नीलो को भी लिखूंगा, और ये जेट स्ट्रीम को लिखूंगा। स्थलाकृतियां दोस्तों क्या है कि स्थलाकृतियां आप लिख सकते हैं कब, जब आपको कोई चीज याद ना रहे, लेकिन आप 5 ये जो मैंने बताए हैं आपको वो जरूर लिखिएगा, ठीक है, जब भी आपको कभी क्वेश्चन में लिखने को, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये हम लोग और पढ़ क्या कह चुके हैं इसके अंतर्गत, तो मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके, जैसे हिमालय है, मानसूनी पवनें किस तरीके से प्रभावित करती हैं, हिंद महासागर किस तरीके से प्रभावित करता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पश्चिम विक्षोभ कैसे प्रभावित करता है ये भी मैंने पढ़ा दिया है। अल नीलो ला नीलो मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्थलाकृतियां, इसको दोस्तों इंग्लिश में टोपोग्राफी बोलते हैं, अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। स्थलाकृतियां कैसे हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है तो वो हम लोग देखेंगे, और जेट स्ट्रीम किस तरीके से हमारे भारत को प्रभावित करती है तो ये चीज हम देख लेंगे आज, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी बच्चे नए हैं उनको ये चीज समझ में आ गई होगी कि उसका क्या क्या छूट गया उन लोगों का, और क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चीज का आपको आइडिया हो गया, ठीक है। तो अब जिसका जो भी पीछे का छूटा हुआ है उनको करना यह है कि मैंने इसी वीडियो इसकी जो सीरीज का पूरा मैंने क्या कर दिया, एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप उसको देखिए, और उसमें बहुत सारी क्लासेस हो, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे खत्म हो चुके। इंडियन ज्योग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, और इससे पहले जितने भी टॉपिक थे वो मैंने सारे करा दिए हैं, और सबका प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप वहां से जाके कर लें, मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को मैं आपको लिंक जो है पिन कर दूंगा, आप वहां से भी ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग आराम से तैयार हो जाइए, बस आपको लिखना कब रहेगा, जब मैं लिखाऊंगा, अभी आपको सिर्फ सुनना रहेगा मेरी बात को, और जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको थोड़ा सा बनाते चलिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ में मत बनाइएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब आपका हेडिंग आपको समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं ये भी आपको क्लियर है। तो बच्चों जो भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें, ठीक है। आप लोग इतना काम कर दिया करें मेरे लिए सिर्फ, ठीक। मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों जो शायद आपको कहीं यूट्यूब पे तो शायद ना मिले, ठीक है। मैंने इतना ठान लिया है कि मैं आपको वो दूंगा जो आपके प्री मेंस दोनों में काम है, बस आप आराम से मेरे साथ वीडियो को बने रहे। ज्योग्राफी में आपको मैं मास्टर बना दूंगा, ये मैंने आपको बोला था, और वो करके जाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा कारक है, तो टोपोग्राफी। कौन सा कारक है, तो स्थलाकृतियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को दोस्तों। इन सब चीजों में थोड़ा सा देखो, मैं बता दूं, जो चीजें बुक्स में लिखी वो सबको पता होता है, लेकिन जो चीजें जो डायरेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उन चीजों के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, बस थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा ज्ञान दे। टोपोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। टोपोग्राफीज लिख लीजिए, IES लिख लीजिए, टोपोग्राफी स्थलाकृतियां, तो IES, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए टोपोग्राफीज। तो जैसे कि आप अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो इनको समझना होगा आपको। देखो स्थलाकृतियां कैसे हमारे भारत को प्रभावित करती, तो इस चीज को आप समझें। जो जैसे स्थलाकृतियां मतलब क्या हो, जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, ये इनको स्थलाकृतियां बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये माइंड क्लियर होना चाहिए कि स्थलाकृतियां मतलब क्या होता है। जो पहाड़ हमारे भारत में है, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको बोलते हैं स्थलाकृति। जैसे अरावली पर्वत है, तो ये एक पर्वत है ना, भले ही रेसिडुअल पर्वत का एग्जाम्पल है, यानी अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल, लेकिन है तो ना। ऐसे हिमालय है, हिमालय तो मैं ऑलरेडी अलग से पढ़ा चुका, तो मैं अब उसको नहीं बताऊंगा। जैसे अरावली पर्वत है, और हिमालय को छोड़ के हमारे भारत में और बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जैसे अरावली पर्वत है, पश्चिम का पठार है, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास दोस्तों मेघालय की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो पूर्वी स्टेट जितने भी हैं वहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें छोटी छोटी कुछ कुछ पहाड़ियां हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड में मिलती है, जैसे राजमहल पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां हैं। इन्हीं को दोस्तों क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियां बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है इस चीज को। तो ये दोस्तों क्या कर रही है कि ये हमारे भारत की क्या कर रही है, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मानसून की दशा, सॉरी क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पवनों की दिशा, ठीक है, तापमान, इस सब को ये प्रभावित करती हैं। देखो ये तापमान को कैसे प्रभावित करती है मैं आपको देखो समझाता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब आप अर्थ की सतह पे होते हैं और जब अर्थ की सतह से, जैसे मैं आप अभी लोअर इस पर अर्थ पे खड़ा हूं एकदम, ठीक है, मैं ये जो मेरा सरफेस है वो मैं अर्थ के एकदम सरफेस पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से, मैं जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाऊंगा, यानी मैं मान लो यहां खड़ा हूं, अभी यहां मान लो, देखो मेरी बात को समझना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि मैं अभी यहां मान लो ये सरफेस है मेरा, ये मेरा सरफेस है, और मान लो मैं यहां खड़ा हूं, अभी मैं यहां खड़ा हूं, और मैं अगर क्या करूं और ऊंचाई पर चला जाऊं, और मैं कहां चला जाऊं, इस ये जो मेरा सरफेस ये सरफेस बना रहा है, मगर ऊपर भाई मान लो 2 मंजिला मकान है, मान लो कोई पहाड़ है, मान लो वो पहाड़ यहां पर हो और ऊंचा हो, लगभग काफी तो जैसे जैसे मैं सरफेस से ऊपर जाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं सरफेस से ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं सरफेस से ऊपर जाऊंगा ना, सरफेस का तापमान में अंतर, मुझे अंतर फील होगा सरफेस से, और जहां मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं वहां तापमान में क्या होगी, कमी होती है। तो आप इस चीज को याद रखिए कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, तापमान में कमी आती है, यानी डिक्रीज करता है, टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो जैसे पहाड़ी है, मान लो ये, जैसे मान लो पहाड़ी, देखो ये जैसे मान लो पहाड़ी है कोई, अब मान लो यहां पर जो तापमान होगा, यहां पर जो तापमान होगा वहां, उसकी तुलना, यहां की तुलना में यहां पर तापमान कम होगा उस पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये कहना मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है, ये जो पहाड़ियां होती हैं, ये क्या करती हैं, एक तो ये तापमान को भी दोस्तों प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो यहां के तापमान, इस जमीन के सरफेस के तापमान में और यहां के तापमान में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आप इसीलिए देखिए, तो हिमालय जब हम लोग देखते हैं तो हिमालय के उत्तर जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय की जो हम लोग जितना ऊपर ऊपर जाते हैं हिमालय के, उतना देखिए हमको ग्लेशियर से मिलते हैं, हिमालय के ऊपर हमको ग्लेशियर मिलते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई फ्रीजिंग मशीन लगी है, वहां पर ग्लेस, क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, है ना। इस चीज को समझिएगा आप। दूसरा और क्या मैंने बताया, मैंने कहा कि ये पवनों की दिशा को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हमारा मान लो, ठीक है, पवनों की दिशा को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो ये कोई दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चल रही, अभी मैं रफली बना रहा हूं, फिर मैं आपको पूरा मैप में बना के दिखाऊंगा। अभी समझो, जैसे ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चल रही हैं, अब यह क्या करेंगी, जैसे ही इससे टकराएंगी, या तो ये ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के बादल बनेंगी, बादल बन के वर्षा करा देंगी, या तो ये करेंगी, या ये क्या करेंगी, इसमें टकराएंगी, टकराने के बाद ये इधर की ओर मुड़ जाएंगी, जैसे कि हिमालय मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको बता भी दूंगा ये क्या करती है इस तरीके। तो ये क्या कर रहा है, अब देखो पवनों की दिशा को भी निर्धारित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हवा चल रही थी इधर से, टकराई तो इधर चलने लगी, तो ये पवनों की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा क्लियर बात है, ठीक है इसला। और अब तीसरा मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ये वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं। भाई जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हम क्या है, जैसे जैसे अगर हम जो, क्योंकि ये देखो पहाड़ी इलाका है, तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर की ओर जाते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, तापमान में कमी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हवा ऊपर होगी तो हवा क्या होती है दोस्तों, देखो हवा क्या होगी, इसके संपर्क में आएगी, जैसे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होती है, कभी कभी हवा ऊपर उठ जाती है। हवा जैसे ही ऊपर उठती है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, देखो इसके सतह पे चल रही थी यहाँ पर, तो नमी उतमी उसमें क्या था, वो अभी आई थी टकरा के, लेकिन जैसे जैसे ये टकराएगी ऊपर जाएगी, इसमें नमी मिल जाएगी, टेम्परेचर कम रहता है, और इस वजह से यहाँ पे बारिश करा देती, तो ये वर्षा को भी प्रभावित कर देती। इसी वजह से देखेंगे आप कि जो इधर का जो एरिया होता है वो तो खूब वर्षा मिल जाता है, लेकिन इधर के एरिया में दोस्तों कभी कभी ड्राइनेस की भी स्थिति रहती, कभी कभी क्या होता है, वर्षा भी नहीं होती, कभी कभी, है ना, ये आप जानते हैं। इसको दोस्तों अतिवृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, इसको अनावृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां पर बहुत कम वर्षा होती है, यहां पर कम, तो ये वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। ये मैं अभी पश्चिमी घाट जब पढ़ाऊंगा तभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मोटा मोटी इस तरीके से क्या करती है, जो है हमारे जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। अब आपको क्लियर, माइंड एकदम क्लियर हो गया कि कैसे प्रभावित करती है सारी चीजें, ठीक है, किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो जलवायु कंडीशंस होती हैं, जो भी जलवायु कंडीशंस होती हैं, उनको ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं, है ना। जलवायु जो अवस्थाएं होती हैं, कौन सी जलवायु, जैसे तापमान, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, है ना, तब तो मैंने बोल ही दिया, और जैसे क्लाउडीनेस है, रेनफॉल्स है, इनको ये प्रभावित करती हैं, है ना। मैंने पीछे आपको बता रखा है सारी चीजें। तो अब आपको क्लियर है कि टोपोग्राफी मतलब जो स्थलाकृति होती है कैसे हमारे तापमान को, मैंने ये नहीं बताया कि हमारे भारत में कौन किसी पहाड़ी कौन कैसे प्रभावित करे। मैंने अभी आपको ये बताया है कि जो पहाड़ियां होती हैं या टोपोग्राफी होती हैं वो किस तरीके से तापमान, वर्षा, जो हवा की दिशा, इनको कैसे निर्धारित कर देती हैं,
ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इंडिया की ओर ले जाता हूं। अब मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे भारत में कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं। देखो, थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूं क्योंकि अभी इस तरफ तो जगह बहुत है। थोड़ा सा छोटा सा बनाऊंगा, कोई दिक्कत तो पड़ेगी नहीं आप लोगों को। बस आपको समझना है कि क्या कैसे होता है ना, इस चीज़ को बहुत आराम से समझ लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस आप जैसा भी मैं बोलता रहा करूँ, आप वैसा करते रहा करें, आपको कभी ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं आएगी और आप मैप बनाता रहा करें, ठीक है। ज्योग्राफी में दोस्तों मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप अगर बनाना सीख गए, आपको आधी ज्योग्राफी आ गई, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आधी ज्योग्राफी आपको आ गई। कि मैप ही सबसे चुनौतीपूर्ण होता है इसमें, और मैप पे ज्योग्राफी सीखना है तो मैप बनाना पड़ेगा। मेरा कभी कभी क्या होता है कि मैं मैप बनाता नहीं हूँ, कभी कभी मेरा मैप एक बार में बन जाता है, कभी कभी टाइम लगता है। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे बस, मैं आपके लिए एक अच्छा सा मैप बना के देता हूँ ताकि आपके ये दोस्तों हमारा कुछ प्यारा भारत इस तरीके से, ठीक है। दिख रहा है आपको, सारा कुछ क्लियर है, एकदम अच्छे से नज़र आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों क्या है, हमारा प्यारा भारत है। और इस प्यारे भारत में, ठीक है, थोड़ा सा मुझे इधर का डिफेक्टेड लग रहा है अभी हिस्सा, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम देंगे बच्चों, थोड़ा सा टाइम देंगे बस, मुझे थोड़ा सा इधर का डिफेक्टेड लग रहा था, इसी वजह से मैंने निकालना पड़ा मुझे। ठीक है बच्चों, तो ये अब है हमारा, ये लग रहा है कि अब हमारा प्यारा भारत लग रहा है। तो अब इधर आप देखिए, भारत में स्थलाकृतियां कहाँ कहाँ है। तो अब ये तो हिमालय है, आप ये जानते हैं, ये हिमालय है, इसको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, इसको मैंने अलग से पढ़ाया इसीलिए क्योंकि ये तो हिमालय, ये आप समझते हैं, इस चीज़ को आप जानते हैं, इसको मैं अलग से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अलग ऑलरेडी अलग से बता चुका हूं, ठीक है। और इधर भी क्या होता है, हिमालय की पहाड़ियां इधर भी होती है, ठीक है, ये हिमालय है, ठीक। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो देखिए आप, हिमालय के अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पहाड़ी होती है जिसका नाम है दोस्तों अरावली रेंज। मैं उसको इस तरीके से बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको बोलते हैं दोस्तों अरावली रेंज, ठीक है। ये दिल्ली तक जाती है हमारे भारत की, ठीक, इसको समझेंगे, ये होती है अरावली रेंज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रेंज होती है, एक घाट होता है जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये पूरा निरंतर दोस्तों क्या है, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है, इस तरीके से ये कन्याकुमारी तक इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है, पूरा कन्याकुमारी तक इस तरीके से ये फैला हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, ये पश्चिमी घाट है, ये क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये क्या है, ये दोस्तों पश्चिमी घाट है, क्लियर है, इसको समझ में आ गया ये, ठीक, पश्चिमी घाट। फिर इधर पर दोस्तों क्या होती है, मेघालय के पठार में दोस्तों क्या होती है, गारो खासी, इस तरीके से दोस्तों क्या होती है, पहाड़ियां होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों गारो खासी क्या होती है, पहाड़ियां होती हैं इस तरीके से, गोल गोल आकार में ये पहाड़ियां होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं तो आपको इस तरीके से ये गारो खासी जयंतियाँ ये वाली पहाड़ियाँ हैं जो आपको इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। ये गारो खासी जयंतिया की ये पहाड़ियाँ आप समझेंगे, ठीक है। ये होती है, ये मुख्य 3 तरीके की मैंने आपको पहाड़ियाँ बताई, ठीक है। ये स्थलाकृतियाँ हैं, ये हमारे भारत को कैसे प्रभावित, जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हमारे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं, जैसे ये इस तरीके से हवाएं चलती हैं, आपको पता होगा दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं, इस तरीके से चलती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से चलती हैं, ये इस तरीके से चलती हैं हमारे भारत में की और इस तरीके से ये चलती हैं, ठीक है, हल्की झुकाव की और ऐसे ऐसे चढ़ के चलती हैं,
इस तरीके से ये चलती हैं, ठीक है, और इधर से भी ऐसे चलती हैं, ऐसे भी ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से मैंने आपको हवाएं बता दी, ये हमारे भारत में इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम हवाएं जो हैं हमारे भारत की ओर चलती इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। अब आप इधर देखिए, ये देखो ये वाली शाखा देखिए, मैं इसको समझा रहा हूं। अभी मैं आपको पहले ये समझाता हूं पश्चिमी घाट क्या होता है दोस्तों। जैसे ये पश्चिमी घाट है, ये हवाएं, जैसे ये हवाएं चल रही है, ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शन में बना देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ऐसे रहती हैं, ये ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, ठीक है, और ये ऐसे चलती हैं। तो ये क्या करती है दोस्तों, जैसे कि ये है, ये ऐसे आ रही है हमारे भारत में, ऐसे आ रही हैं हमारे भारत में, ऐसे आ रही हैं। अब आप देखिए ये क्या होता है, ये हवाएं तो चल रही थी, ठीक है, ये हवा चल रही थी, ये पवने हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं। जब ये चलती हैं तो क्या होता है, ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट क्या होता है, जैसे ये पश्चिमी तट पर पहुंचती है और फिर क्या होता है, पश्चिमी घाट इनके लिए अवरोधक का काम करने लगता है। मतलब क्या होता है, इन हवाओं को इधर नहीं जाने देता और ये यहीं पर रोक लेता है। ये क्या करता है, पश्चिमी घाट देखिए, अब यहां जाएंगे तो यहां टकरा जाएंगे, यहां पे क्या करता है, ये अवरोधक का काम करता है। अवरोधक का काम करता है तो मतलब क्या होता है, इधर पर इस तरफ ये हवा नहीं जाने देता, ठीक है, इधर की और हवाओं को नहीं जाने देता, ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं आने वाली जो हवाएं होती हैं उनके लिए ये अवरोधक का काम करता है, ठीक है। और ये हवा क्या करती है, इससे टकराती हैं, ठीक, समझिएगा, इससे टकराती हैं। टकराने के बाद दोस्तों क्या होती है, ये ऊपर की ओर उड़ती है और फिर क्या होती है, ऊंचाई की ओर। और अब देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ये इसकी सतह पर चल रही है और ये काफी ऊंचा है, आप समझेंगे। मैं इसको इधर बना रहा हूं, जैसे कि देखिए ये पश्चिमी घाट है और हवा चल रही थी यहां पर हवा चल रही थी, ठीक है, इस चीज को समझेंगे आप। फिर क्या होता है, जब ये हवा इससे टकराती है तो हवा क्या होती है, ऊपर उड़ती है, इस तरीके से ऊपर से उड़ती। अब ये ठीक है, अब इसको समझ लो, जो मैं यहां पे बताना जा रहा हूं वो मैं यहां अलग से क्या होती है, हवा ऊपर उड़ती है। हवा ऊपर उठेगी दोस्तों, क्या होगी, ऊपर नमी रहती, नमी होती है दोस्तों, ऊपर क्या कहती है, बादल बनाती है, और बादल बना के दोस्तों क्या होगी, ये बारिश करा देती। तो इस तट पर दोस्तों क्या होती है, इसके पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है उस पर खूब ज्यादा बारिश करा देती है, ठीक है, अच्छी खासी, लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है इस हवा के कारण, इस वजह से, ठीक है। लेकिन इसका ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग बिना वृष्टि छाया के, मतलब बिना उसके वर्षा के रह जाता है। इसको दोस्तों इसलिए इसको अनावृष्टि छाया क्षेत्र, इसको अतिवृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्षेत्र, देखो ये बिना वर्षा के रह गया। तो आप देखिए ना हमारे मानसून को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। अगर मान लो ये पहाड़ियां ना होती, ये पश्चिमी घाट ना होता, तो ये हवा क्या करती, यहां से भी पार कर निकल जाती। और जो आज हम लोग यहां पढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, वो भी हमको नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वर्षा ही नहीं होती। वर्षा नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते तो जीव जंतु नहीं होते, और जीव जंतु नहीं है तो भाई बायोडायवर्सिटी किस काम की। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सोचो ये अगर पहाड़ नहीं होता तो ये वर्षा यहां नहीं होती। तो मैंने क्या बताया कि ये जो हवाएं हैं इस तरीके से सतह पर चल रही, फिर क्या होती है, ये इससे टकराती हैं, ऊपर उड़ती है। ऊपर उड़ने के बाद दोस्तों क्या होती है, क्योंकि ये काफी ऊपर चली जाती तो टेम्परेचर कम होता है, इनमें नमी आ जाती काफी ज्यादा, वैसे भी नमी यहां से रहती ही रहती। फिर क्या होता है, यहां बादल बना देती, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन होकर दोस्तों बादल बनता है, बादल बन के ये वर्षा करा देती। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये होती। और इधर की ओर जब निकलती है तो ये इनमें नमी बहुत कम होती है, इनमें जब ये इधर की ओर आती है तो ये इनमें नमी बहुत कम होती, और ये क्या होती है दोस्तों, इस तरीके से सतह पर उतरती है, और ये लगभग इधर पर 50 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती, बहुत कम वर्षा होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा तो पश्चिमी घाट है, ये हमारे भारतीय मानसून को दोस्तों क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। क्लियर है। ये क्या करता है, जो फिर से सुनेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो हवाएं हैं, पवने हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से आने वाली हवाओं के लिए अवरोधक का काम करती है, और इन हवाओं को ये रोक कर, ये हवाएं इससे टकरा कर इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में ही खूब ज़्यादा वर्षा करा देती है, और इसके पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे आप, ये पूरा हम इस तरीके से भारत को प्रभावित कर रहे हैं। क्लियर होगा। एक तो ये हम समझ गए पश्चिमी घाट को। फिर इधर हम देखते हैं अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत देखिए, अरावली पर्वत का आप देखो सिचुएशन देखिए, ये हवाओं के कैसे है दोस्तों, हवाओं के पैरेलल में है, हवाओं के पैरेलल में है। सोचो अगर मैं आपको बता दूं, हवाओं के पैरेलल में, इसी वजह दोस्तों क्या होती है, हवाएं जब ऐसे चलती हैं तो ये हवाएं इससे टकराती नहीं है, इसी के पैरेलल निकल जाती सीधे। और जब हवा टकराएंगी नहीं तो हवा रुकेंगी नहीं,
हवा रुकेंगी नहीं तो वर्षा होगी नहीं। इसी वजह से दोस्तों होता यह है कि राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है, ये वाला, ये मैं देखो आपको ब्लैक पर दिखा रहा हूँ, ये जो पश्चिमी भाग है, ये राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है, इसमें दोस्तों वर्षा नहीं होती। इसी वजह से ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्यों वर्षा नहीं होती? अगर सोचो ये जो अरावली पर्वत है, सोचो अगर ये ऐसे होता, मान लो ये राजस्थान है और ये राजस्थान के मान लो अरावली पर्वत इस तरीके से होता, तो क्या होती, यहाँ से जो हवा आ रही वो टकराती इधर वर्षा करा देती, इधर वर्षा कराती, तो दोस्तों क्या होता, अरावली राजस्थान का दोस्तों क्या होता है, फिर राजस्थान का जो रेगिस्तान का जो हम लोग थार मरुस्थल पढ़ते हैं वो हमको पढ़ने को ना मिलता वहां पर, क्योंकि वर्षा होती तो दोस्तों नमी आती, नमी होती तो फसल पैदा होता, तो मरुस्थल क्षेत्र बनता ही नहीं। लेकिन क्या है, ये क्या है, अरावली पर्वत जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें आती उनके पैरेलल यानी उनके समानांतर हैं, जिसके कारण ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, इसके समानांतर निकल जाती हैं और क्या करती हैं, ये अरावली पर्वत इनको नहीं रोक पाता और फिर वर्षा नहीं होती। तो इस तरीके से देखिए आप, तो ये भी दोस्तों इस तरीके से हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से इधर का भाग जो है और दूसरी काम देखिए, जब ये जो हवाएं हैं, जब ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, इधर से टकराकर इधर की ओर आती है, इधर की ओर आती, तो फिर क्या होती है, यहां पर टकराती है, इसके अरावली के इस भाग से, देखो ये वाली हवाएं आप समझेंगे ना, जब यहां टकराएंगी, ये यहां से टकराएंगी, इधर की ओर आएंगी, इधर से टकराने के आने के बाद दोस्तों क्या होगी, ये इसमें टकराती और फिर इधर अरावली पर्वत के दोस्तों ये पूर्वी भाग पर वर्षा हो जाती। इसीलिए देखेंगे आप जो राजस्थान का है, राजस्थान का दोस्तों पश्चिमी इलाका मरुस्थलीय और पूर्वी इलाका मरुस्थलीय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाली जो हवाएं वो टकरा के यहाँ पे वर्षा करा देती है और कम ही कराती, 50-60 सेंटीमीटर तक, 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन हो तो जाती है ना। तो इसी वजह से तो ये देखिए इधर के भाग को दोस्तों ये क्या कर रहा है, मरुस्थल से बचा रहा है और इधर मरुस्थलीय बना रहा है। तो ये इस तरीके देखेंगे आप, टोपोग्राफी जो है दूसरी अरावली पर्वत ऐसे प्रभावित करे। तीसरा देखें, मेघालय के पठार में आपको समझाता हूं। मेघालय पठार में दोस्तों जो पहाड़ियां हैं वो उनकी जो आकृति है दोस्तों कीपनुमा है। कीपनुमा मतलब क्या है, वो उनकी आकृति कीपनुमा। होता क्या है कि हवाएं इनमें घुस तो जाती है दोस्तों, जैसे ये पहाड़ियां हैं मैंने बनाई हैं, इन पहाड़ियों में हवा घुस तो जाती है लेकिन हवा निकल नहीं पाती। और क्या होता है, हवा घुस जाती है और वो वहीं पर घूमती रहती है, और जब उसमें घूमती रहती है तो क्या होती है, वो ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर उठती हैं और फिर वहीं पर खूब ज्यादा वर्षा कराती। हवा आ रही है, घुस जा रही है, घूम रही है, ऊपर उड़ रही है, हवा आ रही है, घुस जा रही है, घूम रही है, ऊपर उड़ जा रही है, लेकिन दोस्तों वो निकल नहीं पाती। इस वजह से दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लगभग दोस्तों 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इसीलिए दोस्तों ये जो चेरापूंजी या मानसिन राब जो है, ये भारत विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियां, जो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, वो उनकी आकृति दोस्तों कैसी होती, कीपनुमा होती। कीपनुमा होने की वजह से दोस्तों जो हवाएं हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो पवनें हैं, वो उसके अंदर घुस तो जाती लेकिन उनको निकलने का मार्ग नहीं मिलता और वो उसी में घूमती रहती, और जब वो घूमती रहती तो फिर वो ऊपर उठती, और ऊपर मैंने बताया जैसे ही वो ऊपर उठेंगी बादल बनाएंगी, कंडेंसेशन होगा, बादल बनाएंगी, फिर वर्षा करा देंगे। फिर वो क्या, अब हवा जब तक चलती रहती तब तक इसमें घुसती रहती, घूमती रहती, ऊपर उठती है, वर्षा कराती, फिर दूसरी आई, घूमती रही, वर्षा करा दी, ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसी वजह से यहां पर देखिए खूब ज्यादा वर्षा होती। और सोचो ये इन पहाड़ियों की आकृति ऐसी ना होती तो फिर यहां पर भी हमारे भारत में उतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती। जैसे नॉर्मल सब जगह वर्षा होती वैसे नॉर्मल होती वर्षा। तो अब देख रहे हैं भारत की जो स्थलाकृतियां हैं वो क्या कर रही हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। क्लियर है अब आपको क्लियर हो गया। बहुत आराम से मैंने आपको समझाया है और बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसका चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो मैं आपको जो कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग पहले इसका। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको लिखाता हूं इसके बारे में। चलिए लिखिए कुछ, मैं आपको बोल देता हूं। स्थलाकृति हम लिख लिए, वो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको पहले थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, देख लीजिए आप कितने में बन जाएगा ये आपके पेपर में, और उसके जस्ट नीचे से लिखना शुरू कीजिए, मैं बोल दे रहा हूं आपको। बोलिए, लिखिए। तो स्थलाकृतियों में लिखिए, पहला नंबर डालेंगे और पहले नंबर में आपको लिखाऊंगा क्या, पहले नंबर में आपको लिखाऊंगा पश्चिमी घाट। चलो लिखिए, पहला नंबर पश्चिमी घाट में डालिए, ऐसे लिखिए पश्चिमी घाट, लिखिए पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के लिए अवरोधक का काम करता है, ठीक है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें उससे टकराकर
उससे टकराकर उसके पश्चिमी भाग में उसके पश्चिमी भाग में वर्षा करती हैं, लेकिन उसके पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं, लेकिन उसके पूर्वी भाग, लेकिन पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग में वर्षा, लेकिन उसके पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं हो पाती, पूर्वी भाग में वर्षा नहीं हो, बहुत कम वर्षा होती है। पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होती मतलब बहुत कम वर्षा होती है ना। इस चीज़ को समझेंगे। ठीक, तो आपने समझ में आ गया, मैंने समझा दिया, वही लिखना था बस आपको। फिर सेकंड लिखेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इसमें लिखेंगे अरावली पर्वत, सेकंड नंबर डालेंगे अरावली पर्वत, उसमें लिखेंगे अरावली पर्वत भारत में आने वाली, अरावली पर्वत भारत में आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के समानांतर है, स्थित होता है, समानांतर होता है, जिसकी वजह से ये दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों को, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को रोकने में असमर्थ होता है। अतः ये राजस्थान के इलाके में वर्षा कराने में भी असमर्थ होता है, वर्षा कराने में भी असमर्थ होता है। पूर्वी राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा कराने में भी असमर्थ होता है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिम, हालांकि देखो इसको लिखने का कोई वो नहीं है, आप आराम से समझ गए हैं मेरी बात को कि मैं क्या बात बोल रहा था। इतना जो मैंने बोला है समझाया वही मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाहूँगा तो मैं इसका आपको PDF भी दे दूंगा आपको, मैं जो, हाँ छोड़ो इसको, मैं PDF दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, जो मैंने समझाया वही लिखाना है, तो मैं आपको PDF दे दूंगा। आप मैं ये जो ग्रुप्स है आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्रैकर GS अकेडमी, क्रैकर इस वैसे तो ये ग्रुप्स मतलब क्या है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर लिख लीजिए मेरा 8840486309। इस नंबर पे मुझे आप मैसेज करिएगा, 09 है ये, मुझे मैसेज करिएगा सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा, वहीं आपको मिल जाएगी ये PDF। ठीक है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, क्या लिखा हूँ वही सब चीज़ें जो मैं अभी समझा रहा था, फालतू का टाइम होगा। ठीक है, तो और मैं या तो करूंगा क्या कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसी ग्रुप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन है इसी में लिंक पिन कर दूंगा ग्रुप वीडियो के, आप वहां से भी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो कर लीजिएगा। तो ये इस्लाह करती हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग समझते हैं दोस्तों जेड स्ट्रीम, लास्ट जो बचा है, और आज ये लास्ट टॉपिक है क्लाइमेट का। इंडियन क्लाइमेट में अभी एक चीज मैंने आपको प्रॉमिस किया है, वो मैं पढ़ाऊंगा, इंडियन ओशियन डाइपोल, है ना, दक्षिणी ध्रुव पढ़ाऊंगा, साउथ ओसिलेशन पढ़ाऊंगा, और इंडियन ओशियन डाइपोल। ये मुझे 2 टॉपिक पढ़ाने हैं। ठीक है, मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा इनको। रीजन ये है कि अभी मैं कुछ और प्लान करने जा रहा हूं, और मैं वो अभी आपके सामने लेकर आऊंगा, और हो सकता है तो मैं आपको करा ही दूंगा, लगे हाथ में सोच रहा हूँ करा ही दूं, क्यों छोड़ाऊं, क्योंकि वो मेंस के टॉपिक हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है वो वहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो पश्चिमी जेड स्ट्रीम है वो कैसे हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रही है। इधर देखेंगे, ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसकी मैं पता नहीं कितनी बार मैं रोज इसको शायद हमको लग रहा है चर्चा कर रहा हूं, इसकी जेड स्ट्रीम की। जो पश्चिमी जेड स्ट्रीम होता है दोस्तों, वो हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है देखो, मैं समझाता हूं आपको, सिर्फ समझना है। देखो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिर थोड़ा समझा देता हूं उसको। ये जो पश्चिमी जेड स्ट्रीम होती है ना, ये परमानेंट चलने वाली विंड है, और ये क्या करती है, ये जो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर ये चलती है, ये परमानेंट और बहुत तीव्र गति से चलती है, और चलती किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की ओर। और हमारा भारत कहां पर है, पूर्व की ओर है, एटलस में हमारा भारत पूर्व की ओर है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। ठीक है, और ये क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर चलती हैं। और ये आपको एक चीज समझना है, इनका शिफ्टिंग होता रहता है। शिफ्टिंग होता ऐसे है कि जैसे कि जब हमारा जो क्या कहते हैं, जब ये जो भारत है, भारत में ये गर्मियों के टाइम पर, ठीक है, गर्मियों में ये भारत की क्या होती है दोस्तों, ये जो हिमालय है, हिमालय के उस पार होती है। भारत जैसे भारत जो है हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और हिमालय के उत्तर में ऊपर मध्य एशिया चले जाइए, चाइना चले जाइए, उधर की ओर जाते हैं। ठीक है वो सारी चीजें। तो ये जब हम बात करें तो जब जैसे कि हमारा जब सन जब 23.5 डिग्री जब क्या कहते हैं नॉर्थ में होता है, यानी जब हमारे भारत के जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, या जब हमारे भारत के जो कर्क रेखा उस पर लंबवत चमकता है, उस समय ये जो पश्चिमी जेड स्ट्रीम ये क्या करती है, ये हिमालय के उस पार शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उस पार शिफ्ट हो जाती है,
और इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि ये हमारे भारत में मानसून आ जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि इनका क्या रोल है। इनका रोल ये है कि बहुत सारे जो ज्योग्राफर है वो कहते हैं कि जैसे ही भारत में तापमान बढ़ता है उसकी वजह से प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन जाता है। भारत के आसपास के इलाके में जैसे लेक बेकाल है, पेशावर है, तिब्बत का पठार है, वहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन जाता है। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है कि और साउथ इंडियन क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में दोस्तों होता क्या कि वहाँ पर हाई प्रेशर का जोन बन जाता है। ठीक है, और हाई प्रेशर से जो हवा होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और इस वजह से जो समुद्र से हवाएं हैं वो भारत की ओर चलने लगती है, और इस वजह से दोस्तों क्या होता है, मानसून आ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ाया था मैंने। चलने लगती है और हवा इस तरीके से हमारे भारत में मानसून आ जाती है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये कहते हैं ऐसा कब होता है, ये जब 21 जून में, और मानसून हमारे यहाँ आता कब है, 21 जून के आसपास। लेकिन आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि हमारे भारत में तापमान तो दोस्तों मार्च के बाद ही बढ़ने लगता है। मार्च के बाद अप्रैल मई में इतना ज़्यादा तापमान होता है कि शायद जून में भी उतना तापमान नहीं रहता है ना। अप्रैल मई में इतना ज़्यादा तापमान होता है कि शायद जून में भी उतना तापमान नहीं रहता। तो फिर मई जून अप्रैल और मई में मानसून आ जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मानसून आता है जून में। तो इस चीज़ को क्यों यहाँ पर नहीं आया, तापमान होने की वजह से, प्रेशर कम होने ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, प्रेशर कम होने की वजह से तापमान ज़्यादा हो गया है, प्रेशर कम भी हो गया, लेकिन फिर भी अप्रैल और मई में वर्षा नहीं होती। रीज़न क्या है, वो प्री मानसून वाली वर्षा नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हर सब वर्षा होती है वो दूसरा रीजन हो। लेकिन जैसे जून के बाद सितंबर अक्टूबर, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत अच्छी वर्षा होती, वैसी वर्षा नहीं होती। तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि उस समय हमारे भारत के उत्तरी मैदान पर, हमारे उत्तर भारत के जो उत्तरी मैदान है उस पर क्या होता है, जो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, देखो समझेंगे मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं बहुत आपको देखो डिटेल में ले जाता हूँ, लेकिन आपको बस वही है कि जो आप पीछे क्लास अगर देखे होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखे होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी तो होगी दोस्तों, क्योंकि ये मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ, रोज़ समझा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या होती है, इस चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो आपसे मेरा एक ही आग्रह रहेगा दोस्तों कि आप लोग पीछे क्लास ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वो जो क्लासेस हैं वो आपके आधार को प्रदान करेंगी, आपके जो क्या कह सकते हैं मैं कि आपको इंडियन ज्योग्राफी का पूरा का वही समझाएंगे। ठीक है, ये तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इंडियन भारत है जैसे हमारा, तो जैसे कि ये हवाएं दोस्तों ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम इस तरीके से चलती हैं। गर्मियों में दोस्तों क्या होती है, इस तरीके से होती हैं, और जैसे कि ये हिमालय है मैंने बता रखा है। इसकी वजह से दोस्तों ये क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इस तरीके से चलने लगती है, एक इस तरीके से। तो ये वाली जो होती है, जब तक ये वाली धारा, जब तक ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये जो पश्चिमी स्ट्रीम जब तक हमारे उत्तर भारत के मैदान में रहती है, तब तक उत्तर भारत के ऊपर के मैदान के ऊपर प्रभावी रहती है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर का जोन बना रहता है। ठीक है, जब तक ये रहती तब तक चाहे जितना तापमान बढ़ा दीजिए, चाहे जितना लो प्रेशर हो जाए, वर्षा नहीं आती, मानसून नहीं आता। लेकिन जैसे ही जून में ये क्या करती, ऊपर शिफ्ट हो जाती। रीजन उसका ये होता है क्योंकि ITC-Z जो है वो भारत के यहां पर आ जाता है बीच में। अब ये सब चीजें मैं पीछे पढ़ा चुका, इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, और जब ये ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, ठीक है, जैसे ही ये ऊपर की ओर, जैसे ये ऊपर की ओर ऐसे, अब यहां पर ना चलकर दोस्तों ये क्या होती है, कैसे चलने लगती है, यहां पर ना चलकर दोस्तों ये इस तरीके से चलने लगती है भारत के ऊपर पर। ठीक है, इस वजह से दोस्तों क्या होता है, अब यहां पे देखियो, अब इसका प्रभाव खत्म, और यहां पे पहले से लो प्रेशर का जोन बना हुआ था। ठीक है, तापमान था, लो प्रेशर का जोन पहले से बना था, अब यहां हाई प्रेशर, बस ये वर्षा होने लगती है। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। ये दोस्तों मैं पिछली क्लास से समझाते आ रहा हूं, ये इसको आज इंडिपेंडेंट आप समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे मैंने जेट स्ट्रीम थ्योरी पढ़ाई है, मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा अलग से एक क्लास ली उस पर, तो उसमें आप पढ़ेंगे, उसको आपको उसमें वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हैं, इसको बहुत आसान वे में है, मैंने वहां लिखाया भी है, मैंने वहां पे आपको दिया भी है PDF की, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पश्चिमी जेट स्ट्रीम हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रही है। आपसे मैं बस यही कहूंगा कि मैंने जो अभी ये बताया बहुत शॉर्ट बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत डिटेल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप पीछे क्लास जरूर देख लीजिएगा। पीछे क्लास देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। वहाँ मैंने बहुत डिटेल से, मैंने क्या बताया, एक क्लास ही मैंने सिर्फ पश्चिमी जेट स्ट्रीम
के ऊपर लिया है, यानी जेड स्ट्रीम सिद्धांत के ऊपर ही लिया है। तो आपसे मैं एक यही उम्मीद कर सकता हूं कि आप जरूर देखेंगे उस क्लास को, और मैं उसको क्या करूंगा, उस क्लास को भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। अगर जो भी लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो मैं आप वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की जब लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दूंगा वीडियो के, तो आप वहां पर खोजेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं उसको कराए हुए, तो वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये ठीक है समझ में आ गया होंगे ये सारी चीजें। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब इंडियन क्लाइमेट तो खत्म हो गया, अब बचा है जो इंडियन ओशियन डाइपोल और साउथ ऑसिलेशन। तो वो मैं आपको किसी एक दिन करके संडे करके पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो पढ़ाना तो है मुझे, मगर मैं दूसरा चैप्टर दूसरी चीज शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए कल से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं बहुत अच्छे से मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी क्लास दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों यारों को, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ें इसको देखने के लिए। बाकी चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय, जय हिंद।